नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश के 150 क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे 75 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में और 75 क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो भी जिनका 14 अक्टूबर को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, यानी कल 2 बजे से 5 बजे की शिफ्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव वंस। जो हमारे सामने अफर्मेटिव सेंटेंसेज है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, उसके बारे में देखिए। हमारा जो क्वेश्चन है, ही इज़ ग्रेटर देन आई, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। आई एम नॉट ग्रेटेस्ट, आई एम लेस ग्रेट, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, आई कैन नॉट बी ग्रेट एज ही इज। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हमें देखना है पॉजिटिव डिग्री का यूज किस तरह से। देखिए आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, तो ये हमारा राइट आंसर है, इसमें पॉजिटिव डिग्री सो एज का इस्तेमाल होता है और इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद है ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो यह आएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये बिल्कुल राइट है, जिसमें सो और दैट का यूज होता है। टू और टू के सेंटेंसेस को अगर हम चेंज करते हैं तो सो और दैट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। अगला है ही विल नेवर लर्न, ही विल नेवर लर्न टू बी पोलाइट। इसमें हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव में बदलना है। तो देखिए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग देखिए, ही विल नेवर लर्न, कभी नहीं, तो टाइम है तो क्या आएगा, व्हेन विल ही लर्न टू बी पोलाइट। अगला हमारा है ही केम होम आफ्टर मैनी ईयर्स, तो इसका देखिए यहाँ पर आएगा डिड ही नॉट कम होम आफ्टर मैनी ईयर्स, क्या वह इतने साल के बाद भी घर नहीं आया, डिड ही नॉट कम। तो यहाँ पर देखिए केम पास्ट वर्ब है, इसलिए यहाँ पर डिड का यूज हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता। उसके बाद है द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडेंस, इसे हमें सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना है। द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडेंस, तो इसका देखिए द बॉय वाज डिसओबीडेंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, तो ये कंपाउंड का सेंटेंस में चेंज कर दिया हमने सो का यूज करके। ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइजेज, तो इसका आंसर आएगा ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइजेज। यहाँ पर हमने कंपाउंड में चेंज करना है, इसलिए हमने किसका यूज किया, और का। उसके बाद है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बताना है। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट टूडे, तो इसका राइट आंसर आएगा इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट टूडे। तो यहाँ पर सो और दैट का यूज करके हमने बनाया है, जैसे टू वीक वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये है। उसके बाद है ही वाज एस्टोनिश्ड टू सी मी, तो आएगा ही वाज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। तो ये देखिए कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो क्या आएगा, व्हेन, व्हेन का यूज किया हमने। अगले पेज में हम देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, डैश यू रिंग मी अप एट 6 इन द इवनिंग। तो यहाँ पर शैल है, कैन है, कुड है और विल है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा कुड यू रिंग मी अप। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने किसका यूज किया है, COULD, यानी इसको हम बोलते हैं कुड उच्चारण करते हैं। उसके बाद कार्स डैश बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ एंट्रेंस, तो देखिए प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, तो क्या आएगा, मस्ट नॉट। उसके बाद द बिल डैश बी पेड बिफोर सैटरडे, कंपल्सन नेसेसिटी के लिए भी क्या आता है, कंपल्सन और नेसेसिटी के लिए भी क्या आता है, मस्ट।
द बिल मस्ट बी पेड। उसके बाद है इफ़ ओनली दे डैश कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो कहेगा इफ़ दे वुड कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट। उसके बाद हरी इज इन्फीरियर, तो यहाँ पर आएगा टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू। ये आप ध्यान रखिए, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू। उसके बाद देखिए द कंपनी हैज रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड फॉर ए राइज इन द पे। कीमत के लिए डिमांड कर रहे हैं, हाई राइज कीमत के लिए, तो क्या आएगा फोर। दीज फोटोग्राफ्स वर टेकन बाय, तो यहाँ पैसिव वॉइस की तरह बन रहा है तो क्या आएगा बाय। दे आर एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस द सेल डैश द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो यहाँ आएगा विद इन, कुछ ही दिनों में। टाइम ऑफ पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो विद इन कुछ डेज में ही हो गया। आई यूजली गो टू वर्क ऑन फुट, विद फुट, बाय फुट, ऑफ फुट, तो यहाँ आएगा ऑन। आई यूजली गो टू वर्क ऑन फुट। बाय फुट किसके लिए आता है, जब हम एरोप्लेन से कहीं से जा रहे हैं तो यहाँ पर बाय फुट आता है, लेकिन हम पैदल यात्रा करें तो क्या आएगा ऑन फुट। आगे आपको दिखाते हैं, दिस लेजेंड हैड बीन डैश फ्रॉम फादर टू सन। फादर से सन में क्या होगी, कोई भी चीज़ को फादर सन में जा रही है तो क्या होगा हैंडेड डाउन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत के रूप में जा रही है तो क्या होगा हैंडेड डाउन। उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस, यानी कि किसी भी चीज़ को अपने साथ ले जाना है तो क्या आएगा, आप इस चीज़ को अपने साथ ले, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस, आप इसके साथ नहीं जा रहे या नहीं लेके जा रहे। ही इज़ नॉट ए ग्रेट लायर बट ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद है आई गेव हिम ए पीस ऑफ माइंड, तो इसका आएगा स्कोल्डेड हिम, मैंने उसे डांटा। उसके बाद देखिए हमारे सामने पैसेज है, ह्यूमन नेचर इज वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट बट नो वन कैन डिफाइन प्रिसाइजली। एवरी टाइम वी फॉल इन लव, fight with our spouse, get upset about the influx of immigrants into our country, or go to the church, we are in the part behaving as a human animal with our unique evolved nature, human nature. That means two things. First, our thoughts, feelings and behavior are produced not only by our individual experience but by environment in our lifetime. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज वन थिंग एवरीबडी टॉक्स अबाउट, स्पाउस, नेचर, क्रिकेट और ह्यूमन नेचर। वन थिंग जिसके बारे में सब कुछ बात करते थे कि ह्यूमन नेचर इज वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरीबडी, क्या आएगा ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मानवीय स्वभाव। हाउ डू ह्यूमंस बिहेव व्हेन दे फाइट, हाउ डू दे बिहेव, कैसे बिहेव करते हैं, like fighters, like apes, like a human animal. Every time we fall in love, fight with our spouse, get upset about them, or go to church, we are never behaving as a human animal, like a human animal. What determines our behavior? हमारा behavior किसे determine होता है? That means two things our usual experience in our lifetime happen to extreme level. Human behavior is a product both of innate nature of our इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट। हमारा बिहेवियर जो है किससे डिटरमाइन होता है, देखिए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट। देखिए ह्यूमन बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट बोथ ऑफ इनेट ह्यूमन नेचर एंड ऑफ आवर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पर देखिए The meaning of the word immigrants is one who comes to live permanently in a foreign country. फॉरेन कंट्री में जाकर जो से कोई स्थायी रूप से हमारे देश में बसने के लिए आ रहा है, किसी भी देश में आता है तो वो इमिग्रेंट कहलाएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिक इज, मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिक इज बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने तरह का एक ही होना।
तो विशेष हो जाएगा। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट गो विद द गुड प्रिसाइज। गुड प्रिसाइज के अंतर्गत क्या फीचर नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसाइजनेस संक्षिप्तता, ब्रेविटी संक्षिप्तता, पैराफ्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रिसाइज राइटिंग इज मीन्ड ओनली टू इन्हांस स्पीकिंग स्किल्स। ये हमारा राइट आंसर है। इनकरेक्ट है क्योंकि ओनली शब्द दिया हुआ है, केवल स्पीकिंग स्किल्स के लिए होता है। गलत हो गया। बिजनेस लेटर्स कैन बी कंक्लूडेड बाय। बिजनेस लेटर्स को किस प्रकार से कंक्लूडेड किया जाता है? योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली। योर्स लविंगली नहीं हो सकता। योर अनएक्सेसली बिल्कुल गलत है। ट्रूथफुली योर्स नहीं होगा, योर्स ट्रूली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनएक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द डेट। यानी कि तारीख लिखने का कौन सा फॉर्मेट नहीं है? तो 15 दिसंबर 2018 जो देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ये गलत है। ए फॉर्मल और ऑफिशियल स्टेटमेंट एज ऑफ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मैटर्स और जस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। देखिए, लेटर नहीं होता ऐसा, प्रिसाइज नहीं होता, कंप्रहेंशन नहीं होता। ऑफिशियल स्टेटमेंट को किस में लिखा जाता है? रिपोर्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा? रिपोर्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट रिपोर्ट नॉट हैव। रिपोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए? तो रिपोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन। हेडिंग होती है, रिपोर्टर का नाम होता है और कंक्लूजन भी होता है। उसके बाद है व्हेन वाज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश्ड। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सबसे पहले पब्लिकेशन हुआ था 1673 में। व्हाट डज द वर्ड योक मीन्स? योक मीन्स ए बर्डन विच ओप्रेसेज और रिस्ट्रेंस ए पर्सन। अगला है मिल्टन्स पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए। मिल्टन की पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? एक सोनेट है, सोनेट की फॉर्म में लिखी हुई है। उसके बाद द स्पीकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार आस्क द लिसनर्स टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ अनएडवेंचर टास्क, इम्पॉसिबल टास्क, कावर्डली टास्क, लिटरेरी टास्क। तो आएगा इम्पॉसिबल टास्क। द टोन ऑफ द स्पीकर इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा डाउटफुल था आरपीएससी को तो इसका आएगा सिनिकल और मिस्टीरियस यहाँ पर ऑप्शन आया था, तो बहुत ही नियरेस्ट ऑप्शन था। लेकिन हमें देखिए जो डन है उसने वुमेन सोसाइटी पर क्रिटिसाइज किया है, व्यंग्य किया है, तो उसका जो एटीट्यूड है वो सिनिकल और सटायरिकल है। लेकिन जो उसने अपनी बात कही है इस तरीके से कही है कि वो ऐसे लगती है रियासतमक ढंग से है, इसलिए यहाँ पर देखिए टोन ऑफ स्पीकर को इस तरह से पूछा गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिनिकल और सटायरिकल जो है उसकी टोन रही है स्पीकर की। उसके बाद द पोइट इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार डिसाइड्स एट द एंड ऑफ द पोइम में क्या डिसाइड करता है? नॉट टू सर्च ए वुमेन। वुमेन की सर्च नहीं करेगा जो कि सुंदर भी है और ईमानदार भी है, फेयर भी है और सुंदर भी है। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन, क्योंकि ऐसी औरत ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद है विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर 1841, 1850, 1904, 1888। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है 1850। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी। इन द पोएम डैफोडिल्स द वर्ड जोकंड मीन्स मेलानकली, जोयस, बोरिंग, हेटफुल। तो यहाँ पर जोयस इसका राइट आंसर है। 10,000 saw I at a glance. This line from daffodils is an example of visual imagery, auditory imagery, of olfactory imagery, olfactory, tactile imagery. तो यहाँ आएगा visual imagery. 1 2 like thee. In this line from O to the west wind, the word one refers to. One किसको रेफर कर रहा है? 1 2 like you. In this line go to the west wind. The west wind, the poet, the forest और the lyre। आएगा द पोइट को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। शैलेज पोइम ओ टू द वेस्ट विंड वाज रिटन इन। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर आएगा 1819। थर्ड ऑप्शन है 1819 में
वो जो है पोइम लिखी गई। हु वुड ब्लो द क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ इन द ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड में ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर किसका प्रभाव दिखाया? द एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग जो है ट्रम्पेट करेगी। एज्योर सिस्टर ऑफ द क्लैरियन ऑफ द ड्रीमिंग अर्थ इन द ओड टू द वेस्ट विंड, एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग। In the poem Ode on a Grecian Earth, the poet refers to the urn as unravished bride of quietness. Ode on a Grecian urn deals with the, तो यहाँ पर आएगा Ode on a Grecian urn किससे डील करता है? सुप्रीमेसी ऑफ आइडियल आर्ट ओवर नेचर। आइडियल आर्ट का नेचर के ऊपर प्रभाव है, यानी आर्ट जो है वो परमानेंट होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है द अर्न हैज नॉट बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट एज। तो यहाँ पर आएगा देखिए 47 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आएगा बोल्ड लवर। अनरेविस्ड ब्राइड कहा गया है, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलस कहा गया है, सिल्वियन हिस्टिन कहा गया है, लेकिन बोल्ड लवर नहीं कहा गया है। व्हाट डज द लाइन गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम सजेस्ट। तो 900 साल पुरानी जो है उसकी विरासत है, तो क्या आएगा? एरिस्टोक्रेटिक एनेसेस्ट्री। हु इज द पर्सन स्पीकिंग इन द पोइम माई लास्ट डचेज। तो मैसेंजर बोल रहा है, इटालियन ड्यूक बोल रहा है, डचेज बोल रही है, या पेंटर बोल रहा है। तो इसका आएगा इटालियन ड्यूक। उसके बाद पोइम माई लास्ट डचेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये आपने 50 क्वेश्चंस किए, बाकी क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से क्या हेल्प मिली ज़रूर बताएं।